हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स में। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहने वाला है दोस्तों, वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 3 नवंबर 2020। आशा करते हैं कि सब लोग आप लोग घर में बिल्कुल अच्छे होंगे। दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं कि अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे जितने भी करंट अफेयर्स डिस्कस किए जाते हैं वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनजर रखते हुए किए जाते हैं। तो फिर देर किस बात की, बने रहिए हमारे सेशंस के साथ और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन का पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। नेम द स्टॉर्म दैट हैज रिसेंटली स्लैम्ड इनटू द ईस्टर्न फिलीपींस। तो दोस्तों, आप लोग को उस स्टॉर्म का नाम बताना है जो रिसेंटली आपके फिलीपींस के ईस्टर्न कोस्ट पर देखा गया है। ऑप्शन है गोनी, चैंटल, बाको, बाज। Here the correct option will be option number A, that is गोनी। ठीक है, तो आप लोग को ये बात ध्यान रखनी होगी दोस्तों कि ये एक बहुत ही पावरफुल साइक्लोन है जिसका टाइफून गोनी भी नाम से बोला जाता है। ठीक है, इसको एक और नाम से जो बोला जाता है वो आपका है सुपर टाइफून गोनी। ठीक है, ये भी आप लोग क्या करोगे, ध्यान रखोगे दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट रह सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। थोड़ा सा पढ़ लेंगे इसके बारे में। तो इट इज द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉर्म सुपर टाइफून गोनी हिट्स द फिलीपींस। A powerful super typhoon has slammed into eastern Philippines, killing at least 10 people and causing volcanic mud flows to bury houses, become weakening as it blew towards Manila. The typhoon is being considered as the world's strongest storm so far this year. It has bring catastrophic violent winds and thus is being hardest landfall on record. ठीक है दोस्तों, अगर मैं आप लोग की बात करूं इसके डैमेजेस के बारे में, तो दोस्तों अभी तक टाइफून गोनी ने कम से कम मोर देन नहीं करते हुए भी 9,28,000 हेक्टर 9,28,000 हेक्टर ऑफ लैंड को क्या कर दिया है, पूरा डिवास्ट कर दिया है। और उस लैंड में आपका पूरा का पूरा राइस कल्टीवेशन था दोस्तों, तो वो पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। प्लस यहाँ पर आपका बोला गया है कि 58,431 हेक्टर ऑफ लैंड विच में वीट कल्टीवेशन हो रहा था, उसको भी पूरी तरीके से यहाँ पर क्या कर दिया गया, आपका खत्म कर दिया गया है। और इवन वीट प्लस कॉर्न था वो। ठीक है दोस्तों, ये बात भी आप लोग ध्यान रखोगे यहाँ पर। अगर मैं आप लोगों को बात करूं दोस्तों कि ये टाइफून फिलीपींस में किस तरीके से है, तो इट इज अ वेरी हाईली डिजास्टर प्रोन and it is on an average of 20 cyclones। आप ये बात समझ लीजिए कि ये जो एक साइक्लोन है वो 20 साइक्लोन जितना शक्ति रखता है दोस्तों, इतना ताकतवर ये है। और आप समझ सकते होंगे, सिर्फ ये अंदाजा लगा सकते होंगे कि एक साइक्लोन आने पे इतनी तबाही मचती है, तो ऐसे करके अगर 20 साइक्लोन एक साइक्लोन बनकर अगर आएगा तो वो कितनी तबाही मचा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे। एंड इट इज ऑल्सो रिकॉर्डेड दैट इट विल गोइंग टू किल 6,300 पीपल। ठीक है, करीब करीब इतना आपका क्या आ जाएगा, लोगों के मरने की दोस्तों आशंका जताई जा रही है। और अगर मैं आप लोगों को टाइफून गोनी के बारे में बात कर रहा हूं, तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है, सुपर टाइफून गोनू विच हिट लैंड कवर कैंडेंडियनस province and then pummeled Albe. The storm is moving westward within a speed of 25 km per hour. The previous strong typhoon was Super Typhoon Meranti and Haiyan in 2013. Gonis attained the maximum wind speed of 310 km per hour. However, it was weakened to 2015 km per hour. About 3,47,000 people have been evacuated. ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये बात भी आप लोग को क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी। और इसके अलावा और भी मुझे जो इम्पोर्टेंट लगता है, जैसे कि इट इज द 19th नेम्ड स्टॉर्म एंड द 9th टाइफून एंड सेकंड सुपर स्टॉर्म इन 2020 इन द पैसिफिक। तो ये बात भी ध्यान रखना है। एक बार वापस से मैं आप लोगों को यहाँ पर बोल दूं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। तो दोस्तों, मैंने अभी कहा कि ये 19th नेम्ड साइक्लोन है, ठीक है, सॉरी स्टॉर्म है, और ये 9th टाइफून है, और सेकंड सुपर टाइफून है 2020 ईयर का। ठीक है, ये बात भी आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्किंग फेडरेशन ऑफ इंडिया फाउंडेड इन द ईयर। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है
कि नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन का एस्टेब्लिशमेंट ईयर कौन सा था? तो इट वाज 1954, 1956, 1958 और 1960। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1958। ठीक है दोस्तों, ये बात आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे, इंपॉर्टेंट रह सकता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर इसके बारे में मेरे को और बात करनी चाहिए तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि सेंटर हैज डिसाइडेड टू इंपोर्ट पोटैटोज टू कंट्रोल द प्राइस राइज। तो बेसिकली यहाँ पर दोस्तों सेंट्रल ने क्या किया है, ये डिसीजन लिया है कि वो क्या करेंगे, पोटैटोज को इंपोर्ट करेंगे ताकि यहाँ पर जो डिमांड है और सप्लाई को क्या करा जाए, इक्विवेलेंट किया जाए, ताकि उसके हिसाब से क्या हो, उनकी प्राइजेस में डिफर करे और वो ज्यादा महंगे ना हो। ठीक है, ये बात आप लोग को ध्यान रखनी है। इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि ये बात मैंने किस हिसाब से बोली है। तो आप एक बात समझना दोस्तों, अगर आपकी डिमांड जो है, अगर आपकी जो डिमांड है वो इंक्रीजिंग वे में है और सप्लाई जो है वो कांस्टेंट है, तो ऑटोमेटिकली इनके बीच में जो रिलेशन होगा वो ट्रिगर का होगा, प्राइस जो होगा वो ट्रिगर करेगी, क्योंकि डिमांड जो है वो सप्लाई को फुलफिल नहीं कर पा रही, या फिर सप्लाई जो है वो डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रही। ठीक है, तो अगर ऐसा होगा, अगर किसी क्वांटिटी अवेलेबल बहुत कम है, ठीक है, और उसकी डिमांड काफी ज्यादा है, तो प्राइस ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रिगर करेंगे। ठीक है, ये बात आप लोग को ध्यान रखनी होगी। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अलाउड टू इंपोर्ट 10 लाख टन्स ऑफ पोटैटोज टू कंट्रोल द राइजिंग प्राइसेस। द डिसीजन वाज इन्फॉर्म्ड बाय द डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स पीयूष गोयल हैड फर्दर इन्फॉर्म्ड दैट द सेंटर इज टेकिंग सेवरल स्टेप्स टू मॉडरेट द राइजिंग पोटैटो प्राइस। आज के हिसाब से बात करूं तो दोस्तों करीबन आपको 40 to 50 रुपीज केजीज ऑल ओवर इंडिया पोटैटो के प्राइस देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि आलू एक ऐसी चीज है कि गरीब से गरीब और अमीर से अमीर इंसान खाता है। कोई एक टाइम था दोस्तों जब आलू आपको 2 रुपए 3 रुपए किलो भी मिले हुए हैं। ठीक है, तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखना। तो यहाँ पर और अगर बात मैं करनी चाहूँ तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स पीयूष गोयल फर्दर इन्फॉर्म्ड दैट द सेंटर इज टेकिंग सेवरल स्टेप्स टू मॉडरेट द राइजिंग पोटैटो प्राइसेस। इट विल नाउ इंपोर्ट फ्रेश एंड चिल्ड पोटैटोज फ्रॉम भूटान विदाउट लाइसेंस। तो यहाँ पर हम लोग इंपोर्ट कहाँ से कर रहे हैं दोस्तों, ये बात ध्यान रखोगे, भूटान से। ठीक है, द नॉर्म ऑफ इंपोर्टिंग पोटैटोज लाइसेंस विल बी वैलिड अप टू January 31st, 2021. Import duty on potato has been reduced by center to 10% to 10% फ्रॉम 30%। ठीक है, तो ये बात भी आप लोग को ध्यान रखनी है। यहाँ पर इम्पोर्ट ड्यूटी भी है, वो भी क्या कर दी गई है, कम कर दी गई है सरकार के द्वारा। ठीक है, 30% थी, तो अब क्या कर गई है, आपकी 10% वो हो गई है। ठीक है, ये बात आप लोग यहाँ पर क्या करोगे, ध्यान रखोगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। नेम द एक्टर हु हैज ऑनर्ड विद अ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द 3rd edition ऑफ द इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बॉस्टन। तो यहाँ पर आपको दोस्तों बताना है कि इनमें से कौन से एक्टर है जिनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। ये बात आप लोग को यहाँ पर क्या करनी होगी, बतानी होगी। ऑप्शन है आप लोग के पास दोस्तों, अमरीश पुरी, ओम पुरी, इरफान खान, सुशांत सिंह राजपूत। Here the correct option will be ऑप्शन नंबर बी, ओम पुरी। ठीक है, तो ओम पुरी जी को यहाँ पर क्या किया गया है, ओम पुरी जी को यहाँ पर सम्मानित किया गया है अवार्ड के साथ, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के साथ। ठीक है, इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ लेते हैं, डिटेलिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर ओम पुरी हैव अवॉर्डेड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पोस्टुमसली एट IIFFB 2020। द अवार्ड वॉज रिसीव बिकॉज ऑब्वियसली क्या ओम पुरी जी की डेथ हो चुकी है, तो इनका जो अवार्ड था दोस्तों, उस अवार्ड को रिसीव करने के लिए उनकी वाइफ नंदिता पुरी आई थी। मीनवाइल द अवार्ड वॉज बेस्ट फीचर film went to Malayalam film Kanthi and the film festival based in Boston USA। ठीक है, ये बात भी आप लोग को ध्यान रखनी है कि जो फिल्म फेस्टिवल हुआ था दोस्तों बॉस्टन यूएसए में हुआ था। ठीक है, वर्चुअली हुआ था बिकॉज of the obvious reasons that is going on coronavirus pandemic. The 3-day film festival based in Boston, USA. Another highlight of the festival was the conversation with the chef Vikas Khanna, recipient of the Pride of India award. तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आप लोग को पहले भी बताया है, विकास खन्ना जो मिशेलिन शेफ स्टार भी रह चुके हैं, उनको प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड मिला गया है यहाँ पर। ये बात भी आप लोग ध्यान रखोगे। अच्छा, फिल्म के लिए यहाँ पर जो बात की गई है वो मलयालम फिल्म है जिसका नाम आपका क्या हो जाएगा, कांथी। ठीक है, तो ये बेस्ट फिल्म अवार्ड यहाँ पर दिया गया है। और यहीं पर अगर मैं बात करूँ आपका बेस्ट मेल एक्टर का, तो बेस्ट मेल आपका जो एक्टर को अवार्ड दिया गया है वो आपका विक्टर बैनर्जी। ठीक है,
ये बात आप लोग क्या करोगे, ध्यान रखोगे। विक्टर बनर्जी को बेस्ट मेल अवार्ड दिया गया है। और उसी के साथ अगर बात करें बेस्ट फीमेल एक्टर की, तो बेस्ट फीमेल एक्टर आपका हो जाएगा शैलजा अंबू। ठीक है, शैलजा अंबू को यहाँ पर बेस्ट फीमेल का अवार्ड, बेस्ट फीमेल एक्टर का अवार्ड यहाँ पर मिला गया है बोस्टन फेस्टिवल में। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। वर्ल्ड सिटीज डे ग्लोबली ऑब्जर्व्ड ऑन। तो वर्ल्ड सिटीज डे को कब मनाया गया है दोस्तों, ग्लोबली कब इसको ऑब्जर्व किया गया है, ये आप लोग को यहाँ पर बताना है। ऑप्शन है 31 अक्टूबर, 29 अक्टूबर, 1 नवंबर, 2 नवंबर। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 31 अक्टूबर। तो वर्ल्ड सिटीज डे आपका कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है आपका 31 अक्टूबर का। इसकी डिटेलिंग कर लेते हैं दोस्तों। तो डिटेलिंग कुछ इस प्रकार होगी कि द डे इज सेलिब्रेटेड टू प्रमोट द इंटरनेशनल कम्युनिटीज इंटरेस्ट इन ग्लोबल अर्बनाइजेशन, पुश forward cooperation among countries in meeting opportunities and addressing challenges of urbanization, contributing to sustainable urban development around the world। ठीक है दोस्तों, तो बेसिकली यहाँ पर वर्ल्ड सिटीज डे का सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, तो ये क्या है आपका अर्बनाइजेशन के ऊपर फोकस करेगा। मतलब ये जितनी भी चीजें हैं, मतलब ये रूरल से किसके ऊपर फोकस करेगा, अर्बन के ऊपर फोकस यहाँ पर देने की बात करेगा। ठीक है, ये बात आप लोग को क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी। हर बार हमेशा मैंने आप लोग को जब भी बोला है कि थीम बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, तो 2020 की जो थीम है इसकी वो क्या है, वैल्यूइंग आवर कम्युनिटीज एंड सिटीज। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोग को थीम काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। थीम आप लोग को याद करके जाना ही होगा ताकि आप लोग क्या कर पाए, सारी चीजें बहुत ही इजीली समझ पाए और किसी भी तरीके से कोई भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम ना हो। इसी के साथ अगर मुझे बताना चाहिए दोस्तों कि ये वर्ल्ड सिटीज डे एक्चुअल में क्यों स्टैब्लिश किया गया, क्यों मनाया जाता है, तो ये दोस्तों सबसे पहली बात तो इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया है, तो इसको लॉन्च किया गया है आपका यूएन हैबिटेट के द्वारा। ठीक है, यूएन हैबिटेट के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। कब, 2014 में। ये बात आप लोग ध्यान रखोगे, टू एम्फसाइज द वर्ल्ड्स अर्बन चैलेंजेस। ठीक है, और मैं आप लोगों को बता दूं ये जो 31 अक्टूबर 2020 गया है, ये आपका 7th ग्लोबल सेलिब्रेशन हुआ है। ठीक है, 7th ग्लोबल सेलिब्रेशन 31 अक्टूबर 2020 को यहाँ पर हुआ है। और ये जो 2014 में जब इसको स्टेब्लिश किया गया था, तो ये स्टेब्लिश कहाँ पर हुआ था, शंघाई में। ठीक है, शंघाई जो कि क्या है, चाइना में स्टेब्लिश है। ये बात भी आप लोग क्या करोगे, ध्यान रखोगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ पिसोरियस एसोसिएशंस हेडक्वार्टर्ड एट Basel, Washington, Geneva, Sweden. Here the correct option will be option number D, that is Sweden. तो पढ़ लेते हैं इसके बारे में। Why we celebrate this day? तो it aims to create awareness and promoting environment taking action regarding improving the quality of life of citizens with psoriasis and psoriatic arthritis। तो यहाँ पर आपका जो थीम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इन्फॉर्म्ड। क्या हो जाएगा, इन्फॉर्म। ठीक है दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को बात करूं कि प्सोरियासिस किस तरीके की बीमारी है, तो इट इज अ काइंड ऑफ स्किन डिसऑर्डर एंड रीजंस ऑफ स्किन स्केल टू मल्टीप्लाई अप टू 10 टाइम फास्टर, कॉजेज स्किन टू बिल्ड अप इन अ बम्पी एंड रेड पैचेस एम्बेरिस्ड विद द वाइट स्केल्स। ठीक है दोस्तों, तो ये बात यहाँ पर क्या करोगे, आप लोग ध्यान रखोगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। नेम द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई के आपको प्रेसिडेंट का नाम यहाँ पर क्या करना है, बताना है। तो यहाँ पर आपके पास अनुराग ठाकुर, शशांक मनोहर, सौरव गांगुली, सुनील गावस्कर। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सौरव गांगुली। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि जियो नेम्ड टाइटल स्पॉन्सर फॉर बीसीसीआई वुमेन्स T20 चैलेंज 2020। तो यहाँ पर बीसीसीआई वुमेन्स T20 चैलेंज के लिए जो आपका स्पॉन्सरशिप दी गई है वो किसको दी गई है, जियो को दी गई है। दोस्तों ये बात आप लोग को ध्यान रखनी है। द बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया हैज अनाउंस्ड जियो एज अ टाइटल स्पॉन्सर ऑफ 2020 एडिशन ऑफ द वर्ल्ड्स T20 चैलेंज। द पार्टनरशिप will also have to support of Reliance Foundation Education and Supports for All. This is a historic partnership as for the first time a sponsor has signed with BCCI exclusively for the women's matches. The Jio Women's T20 Challenge to be played from 4th November to 9th November will be held in Sharjah. 3 teams are Velocity, Supernovas and Trailblazers. इनके नाम आप लोग को दोस्तों थोड़े से मगअप करने पड़ेंगे। Velocity, Supernovas and Trailblazers will play each other once to decide finalist on November 9th, a day before the IPL
फाइनल। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर जो आप लोग को बात ध्यान रखने की थी वो थी कि कौन सी स्पॉन्सर कंपनी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका जियो। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। द इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स ग्लोबली ऑब्जर्व्ड ऑन 2 नवंबर, 3 नवंबर, 4 नवंबर, 5 नवंबर। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 2 नवंबर। तो दोस्तों हर साल 2 नवंबर को आपका क्या होगा, 2 नवंबर को आपका इंटरनेशनल डे फॉर टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स ग्लोबली, मतलब बेसिकली यहाँ पर आपका इंटरनेशनल डे फॉर टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स क्या ऑब्जर्व किया जाता है, कब, 2 नवंबर को। ठीक है, पढ़ लेते हैं इसके बारे में। द इंटरनेशनल डे टू एंड impunity for crimes against journalists is an UN-recognized day observed annually on 2 November. The day draws attention to the low global conviction rate for violent crimes against journalists and media workers, estimated at only 1 in every 10 cases. ओके दोस्तों, तो यहाँ पर जो आप लोग को ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट डेज कभी कभार ऐसा आप लोगों को देखने को जरूर मिलेगा कि आपको इम्पोर्टेंट डेज के ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में देगा। मैं आप लोग को बता दूं, ऑर्बिचरीज, ठीक है, जो मतलब जो डेथ हो जाती है जो फेमस पर्सनालिटीज की, उसको बोलते हैं ऑर्बिचरीज, और आपका जो इंपॉर्टेंट डे रहेंगे इनके ऊपर क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। डैश इज ऑब्जर्व्ड एज अ वर्ल्ड वेगन डे एवरी ईयर, 1 नवंबर, 2 नवंबर, 3 नवंबर, 4 नवंबर। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1 नवंबर। तो हर साल 1 नवंबर को आपका वर्ल्ड वेगन डे मनाया जाता है, और इसके बारे में अगर डिटेलिंग ली जाए दोस्तों तो नाम से ही आप लोग को पता चल जाएगा। वर्ल्ड वेगन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन November 1 annually by vegans across the globe. It is observed to motivate people to follow a vegan lifestyle which is beneficial for animal welfare and the environment. The day marks the foundating day of the vegan society in the United Kingdom. तो दोस्तों यहाँ पर लोगों को ये बताया जाता है कि किस तरीके से उन्हें नॉनवेज से क्या बन जाना चाहिए, वेजिटेरियन बनना चाहिए, वेगन फूड की तरफ पूरी सोसाइटी को कोलैबोरेट करने की कोशिश की गई है। वेगनिज्म इज अ लाइफस्टाइल चॉइस फॉर एवरी इंडिविजुअल एज इट इज हेल्दी। देयर आर मेनी हेल्थ बेनिफिट्स दैट अ वेगन डाइट ऑफर्स। World Vegan Day is celebrated to make people aware of the health benefits of a vegan diet and promote it. One can adopt a vegan diet by understanding the advantages and disadvantages of a vegan lifestyle. तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका वेगन होगा, ठीक है, जो आपकी वेगन लाइफस्टाइल को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर लोगों को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है कि आप लोग नॉनवेज से हटकर वेगन लाइफस्टाइल को क्या करें, फॉलो करें। ठीक है, तो ये बात आप लोग यहाँ पर क्या करोगे, ध्यान रखोगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। केशुभाई पटेल एसोसिएटेड विद विच फील्ड, राइटर, पॉलिटिशियन, लिरिसिस्ट, नन ऑफ द अबव। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पॉलिटिशियन। तो यहाँ पर दोस्तों फॉर्मर गुजरात सीएम केशुभाई पटेल का क्या हो चुका है दोस्तों, डेथ हो चुकी है, इनका निधन हो चुका है। ये डिमाइस है, आपकी ऑर्बिचरी है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात केशुभाई सवदाश भाई पटेल passed away. He had served as a chief minister of the state for a few months in 1995 and then from March 1998 to October 2001. He was 6-time member of Gujarat Legislative Assembly and was a part of BJP till 2012. ठीक है दोस्तों, तो ये बात आप लोग को क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी कि इनका क्या हो चुका है, निधन हो चुका है, प्लस इन्होंने सीएम एज ए सीएम क्या किया है, अपने रोल प्ले किया है इन गुजरात। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। वेरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। Mesut Yilmaz was the prime minister of which of the following country? तो Mesut Yilmaz आपके कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर है दोस्तों, आप लोग को बताना है। कुवैत, ईरान, इराक, टर्किश। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज टर्किश। ठीक है दोस्तों, तो former Turkish Prime Minister Mesut Yilmaz has passed away at the age of 72 after a long battle with lung cancer. The official Anadolu News Agency reported. He died on Friday in Istanbul hospital where he was receiving treatment. Yilmaz served as a prime minister 3 times in 1990s and also led to the Motherland Party 1991 to 2002. तो दोस्तों ये भी आपका क्या है, एक ऑर्बिचरी है जो आपके एग्जाम के लिए क्या रहेगी, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, या मिल सकते हैं आपको ऐसे क्वेश्चंस। तो इंटरनेशनल और नेशनल फॉर्म पे आपको ऑर्बिचरीज को क्या करना होगा, थोड़ा ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों ये था पूरा अपना सेशन करंट अफेयर्स का, टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 3 नवंबर 2020। आशा करते हैं कि आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा।
सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर कर दो ताकि जो भी आगे आने वाले एस्पिरेंट्स हैं उन्हें भी इन वीडियोस का फायदा हो सके। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।